नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रशांत। वन लाइनर की वो खबरें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे वनडे एग्जाम्स के लिए, लोअर पीसीएस के लिए। तो पहली खबर साइंस एंड टेक से है, मेजराना 1 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये बहुत चर्चा में भी रही है। आज ये जो मेजराना 1 है, ये न्यूज़ हर न्यूज़पेपर ने और सब ने कवर की है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट उसने एक नई चिप की घोषणा की है। एक नई चिप है। आजकल जो है सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, चिप इन्हीं के जमाना चल रहा है। तो उन्होंने मेजराना 1 इसकी घोषणा की है और ये कहा गया कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो वर्षों दशकों नहीं दूर है। गूगल और आईबीएम के साथ मिलकर ये भविष्यवाणी इन्होंने की है कि कंप्यूटिंग तकनीक में जितने भी मूलभूत परिवर्तन आएंगे वो कई अधिक, माने जो गणना जिसे हम कहते हैं काउंटिंग वो अब जो है हम जिसे कहते थे भाई वर्षों दशकों दूर है, नहीं, अब तो वो रियलिटी आ चुके। हम सोच रहे थे कि ऐसे आने वाली जो एडवांस टेक्नोलॉजी अभी एक आध दशक लग जाएंगे या कई वर्ष लग जाएंगे, बट अब वो जो इंतजार था खत्म, अब ये रियलिटी है। अभी ही हम कंप्यूटिंग गणना में काफी आगे बढ़ चुके हैं। ये एक टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित की जाएगी और ये दुनिया की पहली क्वांटम चिप रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये वर्ल्ड्स फर्स्ट चिप मेजराना 1 जो टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर के द्वारा संचालित की जाएगी। ये क्वांटम कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। क्वांटम जो जिसे हम क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं, राइट, क्वांटम कंप्यूटर, राइट, क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा और अधिक स्थिर और स्केलेबल। माने अभी मान लीजिए अगर हम मान लीजिए ऐसे एक आंकड़ा है हाइपोथेटिकल 1 करोड़ की गणना हम 1 मिनट में कर ले रहे हैं, तो यहाँ जो है ये 100 करोड़ की गणना, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि अगर हम 1 करोड़ का डाटा विश्लेषण जो है 1 मिनट में कर रहा है आज के कंप्यूटर, तो हम 10 ऐसे 100 करोड़ लोगों का डाटा, उनका गणना या उनकी काउंटिंग जो है या विश्लेषण जिसे हम कहते हैं, वो हम 1 मिनट में कर पाएंगे। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के द्वारा मैं आपको ये समझा रहा हूँ, राइट। स्केल बढ़ जाएगा। टोपोकंडक्टर सामग्री एक विशेष श्रेणी है जो पदार्थ को एक पूरी तरह से, राइट, पूरा का पूरा जो पदार्थ है उसकी नई अवस्था बना देती है, जैसे ठोस, तरल, गैस, बल्कि एक टोपोलॉजिकल अवस्था भी ये प्राप्त करता है। सामग्री जो है इंडियम आर्सेनाइड एक अर्धचालक है, राइट, और एल्यूमिनियम जो सुपर कंडक्टर है इससे बनाई गई है। और जो कणों का निरीक्षण करने के लिए जो कण है, जो पार्टिकल्स है, राइट, जो पार्टिकल है उसके निरीक्षण करने के लिए एक सुपर कंडक्टिंग नैनो वायर, राइट, कभी नैनो टेक्नोलॉजी, ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसमें कलाम सर ने कभी कहा था भारत जो है इंडिया को यहाँ सुपर पावर बन सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमने उस टेक्नोलॉजी पे उतना ध्यान नहीं दिया। बट अभी वही टेक्नोलॉजी जो है बहुत अच्छे से चल रही है, राइट। इसका उपयोग करेगा जो कंप्यूटिंग उपकरण है उसको नियंत्रित किया जा सका। मेजराना फर्मियन नामक एक जैसे पर पारमाणिक कण है और वो उस पर निर्भर करेगा, राइट। एटम और सब एटम जो इसे हम कहते हैं सब एटम, राइट, सब एटम के पार्टिकल उस पर ये निर्भर करेगा। और मेजराना फर्मियन एक फर्मियन है और एक कण और उसके प्रतिकण, एक पार्टिकल और उसके भी पार्टिकल्स जो होंगे सब पार्टिकल, उनके अस्तित्व का सिद्धांत जो है ये पहली बार 1930 के दशक में दिया गया था, राइट। पार्टिकल्स का जो सिद्धांत आया था उसमें शक्तिकांत दास पीएम के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। अगली न्यूज जो है हमारी वो नियुक्ति के संदर्भ में है और शक्तिकांत दास अभी आरबीआई के गवर्नर पद से रिटायर्ड हुए हैं। और ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के ये पूर्व गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ये नियुक्ति
जो नौकरशाही है, भारत की जो नौकरशाही जिसके लिए यूपीएससी या अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी, ये एक बहुत बड़ा बदलाव का प्रतीक है, क्योंकि दास जो है वो मौद्रिक और राजकीय नीति इन दोनों का अनुभव रखते हैं, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी जिसे मतलब रुपए की वो सारी समस्या से, दोनों चीज़ों से वो आए हुए हैं, क्योंकि वो खुद भी सेक्रेटरी रहे थे, फिनांस में उनका बड़ा काम था, नोटबंदी जैसी चीज़ें उन्होंने देखी हुई है। तो अब इससे क्या होगा, जो विभिन्न मंत्रालय है उनका रोल क्या होगा, जो विभिन्न मंत्रालय है उनके बीच के जो प्रयास रहेगा, समन्वय रहेगा, वो आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देंगे और उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी। और ये एज अ नोडल, एज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसे पीओसी जिसे कहते थे, वैसे काम करेंगे। शक्तिकांत दास 1980 तमिलनाडु कैडर के ऑफिसर हैं और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS इसमें ये शामिल हुए थे, राइट। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ाई की है, इतिहास डिग्री के साथ, राइट। देख लीजिए, एक इतिहास पढ़ा हुआ व्यक्ति जिसका इकोनॉमिक्स से कोई संबंध नहीं है, वो व्यक्ति RBI के गवर्नर बने, मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर आपके पास टैलेंट है और आप हार्ड एंड स्मार्ट वर्क कर सकते हो, राइट, और आप अगर अपने जीवन में आगे अगर कुछ चीज़ अभी रहेगी और उसको आगे आप प्राप्त कर लेते हो पढ़ाई के द्वारा और आपके अनुभव के द्वारा, तो आप कहीं पे भी जा सकते हो। उन्होंने वित्त मंत्रालय में उर्वरक सचिव, राजस्व सचिव और कई पदों पर काम किया। RBI गवर्नर के रूप में 2018 से लेकर 2024 तक रहे, राइट। वो RBI के 25वें गवर्नर थे और उन्होंने 6 साल तक इसमें सेवा दी थी। उन्होंने कोविड-19, मुद्रास्फीति, रूस यूक्रेन युद्ध, इन सारे प्रभावों को समझा और भारत को बचाए रखा। उन्होंने 2000 रुपए के नोटों का, मतलब जो नोटबंदी हुई थी रात के 8 बजे, लीगल टेंडर खत्म, राइट, उसमें वो समय थे। साथ ही साथ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI और रुपे को उन्होंने बढ़ावा दिया और कई जगह पर उनका अपना खुद का इनिशिएटिव था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। गिद्ध की जनसंख्या में मध्य प्रदेश में देश में जो है प्रथम आया है। गिद्ध बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वल्चर, राइट। और मध्य प्रदेश के वन विभाग द्वारा ये राज्य स्तरीय गिद्ध जनगणना थी, उसमें ये देखा गया कि गिद्धों की संख्या जो है 12,981 हो गई है। और इस संख्या के हिसाब से अगर देखें तो भारत के सभी राज्यों की अगर गणना करे जाए तो ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य गिद्धों की ये मध्य प्रदेश बन गया है। वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश में जो गिद्ध थे उनकी संख्या 8,397 थी और 2024 में बढ़कर 10,845 हो गई। और यही बहुत अच्छी बात है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार के प्रयास, मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास और केंद्र सरकार के, जैसे जो दवाइयों के कारण गिद्ध मर रहे थे उन दवाई पे 100% बैन और बाकी सारी चीज़ों की जो इनिशिएटिव लिए गए उसके कारण जो है देश भर में गिद्धों की संख्या बढ़ रही है, मगर खास करके मध्य प्रदेश में ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार अपनी तरफ से भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही है। राज्य वन विभाग द्वारा गिद्ध जनगणना का दूसरा चरण 29 अप्रैल को शुरू होगा, जब प्रवासी पक्षी आएंगे, राइट, प्रवासी पक्षी जब आएंगे, प्रवासी गिद्ध जब आएंगे तब, राइट। मध्य प्रदेश में ये जनगणना 16 सर्किल और 64 डिवीजनों और वन विभाग के 9 रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज में की गई थी और 2016 में पहली जनगणना हुई थी और राज्य में तब जो थे मध्य प्रदेश में 6,999 इतने गिद्ध थे। 2018, 2019, 2021 और 2024 और अब 2025 में ये जनगणना अब तक संपन्न हो चुकी है। गिद्धों की अगर बात करें तो विश्व में 23 प्रकार की गिद्ध की प्रजातियां पाई जाती है और 9 प्रजातियां जो है 9 प्रकार की भारत में पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में गिद्धों की 7 प्रजातियां हैं, 9 में से आउट ऑफ 9 7 प्रजातियां वहां है। विश्व में जो 23 प्रकार की गिद्ध प्रजातियां पाई जाती है उसमें अगर बात करें तो ये जो 9 प्रजातियां भारत में है उसके अलावा
जो 4 है, मतलब आउट ऑफ 7 अगर देखें तो इंडियन लॉन्ग विल्ड कल्चर जिसे देशी कहा जाता है, चमर गिद्ध, गोबर गिद्ध या इजिप्शियन गिद्ध या मिस्र गिद्ध, रेड हेडेड वल्चर, राज गिद्ध जिसे कहा जाता है, और ये मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी है। ये एमपी का प्रॉपर एमपी का पक्षी है, राज्य पक्षी, मतलब राज्य का मूल निवासी, नॉट राज्य पक्षी। 3 प्रवासी गिद्ध प्रजातियां हैं, हिमालय ग्रिफॉन गिद्ध, यूरोपीय ग्रिफॉन, सेरेनियस गिद्ध जिसे काला गिद्ध कहा जाता है, और शीत ऋतु में ये राज्य में आते हैं और ग्रीष्म ऋतु शुरू होने से पहले चले भी जाते हैं। भारत में एक समय कभी 5 करोड़ गिद्ध हुआ करते थे, बाप रे देख ले। पर डाइक्लोफेनाक ये दवा थी, जिन दवा के कारण, ये दवा एक्चुअली क्या होता था, पौधों पे छिड़काई जाती थी, राइट, और ये जो पशु थे, पशु उसे खाते थे, और वो पशु अगर मर गए तो उन मरे हुए पशु को गिद्ध खाते थे, राइट। तो इन पशुओं के द्वारा गिद्धों में जो है डाइक्लोफेनेक जाता था, और उसमें जो मृत मवेशी थे उनको खाने वाले जो गिद्ध थे उनकी किडनी खराब हो जाती थी, इस कारण गिद्ध जो है बहुत जल्दी मर जाते थे। और इसके कारण सरकार ने 2006 में जो है जो मवेशियों के लिए डाइक्लोफेनेक की बिक्री टोटल तरीके से बैन कर दी थी, और उसके उपयोग और प्रतिबंध पर भी पूरा का पूरा प्रतिबंध लगा दिया किसी भी तरह के। और तब से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रयासों के कारण, देखो गिद्ध को क्या कहा जाता है, ये हमारे स्वच्छता कर्मचारी है, नेचर को क्लीन रखने का काम कौन करते हैं, गिद्ध करते हैं। वो युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज करके एक प्रतियोगिता है, वो 2025 के बैडमिंटन चैंपियनशिप है ये, जिसका नाम है युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज 2025। ये बैडमिंटन चैंपियनशिप है। तो उसमें जो है भारत का दल गया हुआ था, जो प्लेयर्स गए हुए थे, वहाँ 3 खिताब भारत ने जीते हैं। और ये युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज 2025 टोटल 3 खिताब जीते हैं, 3। और इस चैंपियनशिप में भारत ने अगर बात करें तो पुरुष एकल, मिश्रित युगल और पुरुष युगल का खिताब, मिक्स डबल जिसे कहते हैं, राइट, और सिंगल हैंडेड, और पुरुषों में जो मिक्स होता है वो। युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज 2025 बैडमिंटन चैंपियनशिप ये 19 से 23 फरवरी 2025 तक युगांडा की राजधानी कंपाला के लुगोगो इंडोर एरिना में आयोजित की गई थी, राइट। देखिए इतना डिटेल्स में मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि जैसे 1 लाइनर जो मोस्टली बेस एग्जाम्स होती है उसमें इसी तरह के सवाल पूछे जाते थे कि हाल ही में हुई युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज 2025 बैडमिंटन चैंपियनशिप निम्न में से किस शहर में आयोजित की गई थी, या निम्न में से किस शहर स्थित किस स्टेडियम में आयोजित की गई थी। तो ये इस तरह के नाम, इस तरह के सवाल आ जाते हैं, दैट्स द रीजन। पुरुष और महिला एकल के प्रत्येक विजेता को $2100 की पुरस्कार राशि मिली, और युगल महिला और पुरुष मिश्रित के विजेता को जो है वो $1400 मिले हैं, राइट। बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता कौन है? पुरुष एकल सिंगल की बात अगर करें तो मनराज सिंह, इन्होंने तुर्की के डिकी जोबी पंगेस्तु इनको हराया है। महिला एकल में अगर बात करें तो यूएस की जो इशिका जायसवाल है, उन्होंने तुर्की की नेसियान आरिन को हराया है, राइट। पुरुष युगल की बात करें तो भारत के डिंगुकू सिंह के कोंथोजम अमान मोहम्मद ने भारत के ही अक्षन शेट्टी और शंकर प्रसाद उदय कुमार उनको हराया। मतलब चलो इधर से जाए या उधर से जाए, मेडल हमारे तरफ ही आने वाला था। महिला युगल की बात करें तो यूएस की जो लॉरेन लैम है, एलिसन ली, इनकी जोड़ी ने स्विट्जरलैंड की लूसी एमिगुएट और कैरोलिन रोकलोज की जोड़ी को हराया है। और मिश्रित युगल की बात करें तो भारत के जो ईशान भटनागर है, श्रीनिधि नारायण की जोड़ी, ये जो है विजेता रही है। तो ये बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता थे, जो युगांडा इंटरनेशनल चैलेंजशिप जो 2025 की है, इसके ये पूरे के पूरे विजेता है। भारत के पुरुष एकल में भारत के ही है, महिला एकल में यूएस की इशिका जायसवाल, इन्होंने तुर्की के नेरिसन को हराया। पुरुष युगल में भारत के जोड़ी ने भारत की ही जोड़ी को हराया, और महिला युगल यूएस की लॉरेंस लैम और एलिसन की जोड़ी को हराया, राइट।
चलिए, 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान है। देश भर में 5 लाख से अधिक टीबी रोगियों का निदान किया गया और इसमें 455 जिले शामिल थे और लगभग 3.57 मतलब 3,57,000 से अधिक मामले इसमें पाए गए। 10 करोड़ से अधिक संवेदनशील व्यक्तियों की जांच की कि जिनमें टीबी मतलब दे आर वेरी सेंसिटिव फॉर दैट, राइट। दूरस्थ क्षेत्रों को जो रिमोट एरियाज है वहाँ पर भी पहुँचाने के लिए 836 निक्षय वाहन तैनात किए गए। क्षय रोग कहा जाता है ना इसे, क्षय रोग, तो इसलिए नी माने खत्म करने के लिए 2,40,000 यानी 2.4 लाख से अधिक निक्षय मित्र टीबी रोगियों को सपोर्ट करने के लिए जो है पंजीकृत किए गए और 2.3 लाख से अधिक खाद्य टोकरियां वितरित की गई है। टीबी उन्मूलन 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान था ये। भारत से जड़ से टीबी को मतलब उखाड़ना है, खदेड़ना है, तो इसके लिए भारत की जो अभियान है उसको मान्यता दी गई विश्व स्तर पर। देश में 2015 से 2023 तक टीबी घटनाओं में 17.7% की उल्लेखनीय गिरावट आई है। WHO का कहना है कि भाई जो वैश्विक क्षय रिपोर्ट है 2024 के, उसके अनुसार भारत की जो वैश्विक गिरावट है वो 8.3% है, राइट। जो दुनिया भर से कंपेयर करें तो वो क्या है, एग्जैक्टली डबल है। ये भारत की बात हो रही है, विश्व स्तर पर कंपैरिजन करने की बात हुई। पिछले 10 वर्षों की अगर बात करें तो जो मौतें हैं वो 21.4% की इसमें भी कमी आई है टीबी से मरने की। एक समय था टीबी बहुत बड़ा रोग हुआ करता था, अब मगर उस पर इतने रिसर्च R&D हुई, इतनी मेडिसिन अवेलेबल है और तो इन सब चीज़ों के कारण टीबी की मौतों में बहुत गिरावटें आई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का जो राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम है उसके तहत भारत में टीबी का पता लगाने और मृत्यु की जांच की चुनौती से निपटने के लिए 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतलब उनके टोटल मिला के 347 जिलों में टीबी उन्मूलन का 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई है, राइट। तो ये हमारी वन लाइनर खबरें थी सारी की सारी। आप देखिएगा सारे सेक्टर से थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, पॉलिटिक्स थी, ईच एंड एवरीथिंग, इंटरनेशनल रिलेशन, हेल्थ सेक्टर से था। तो ये सारी खबरें आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसे लगी, और क्लासेस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए आज के लिए यही रोकेंगे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।